नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने बचपन से सुनी होगी जिसमें एक माया होती है, माया रची जाती है, तिलिस्म बनाया जाता है और उसको टूटते टूटते आप देखते होंगे हजारों लोग उसके अंदर समा जाते हैं। जब तक वो तिलिस्म कोई राजकुमार नहीं आता या फिर कोई नायक नहीं आता उसको नहीं काटता है। लेकिन इस पूरी दुनिया में अगर हम राजनीतिक उसकी बात करें तो वामपंथियों ने जो तिलिस्म रचा उसको काटना कम से कम इस देश में इतने लंबे अरसे बाद भी असंभव सा दिख रहा था। लेकिन कल एक अदालत के फैसले ने मुझे लगा कि शायद पहली बार वामपंथियों को वो शब्द कहे जो लोग बहुत अरसे से कहना चाहते थे, लेकिन उनके पास वो शब्द नहीं मिलते थे या उनके कहे गए शब्दों को उस तरह से सुना नहीं जा सकता था जिस तरह से कल एक हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल जिस तरह से वामपंथियों को कहा, मुझे लगता है इतने लंबे समय से जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इस देश की आज़ादी के साथ अपने आप को ऐसे जोड़ लिया था कि जैसे पूरा नैरेटिव अब उनके कब्जे में हो। लेकिन कल जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देश के मुद्दे उठाकर देशभक्ति दिखाएं, ये शायद कभी भी वामपंथियों को ये उम्मीद नहीं होगी कि इस देश में जिस तरह का इकोसिस्टम उन्होंने लगातार 1920 से इस देश में जिस तरह से जिस इकोसिस्टम को उन्होंने तैयार करने के लिए इतने लंबे साल लगाए, 100 साल से ज़्यादा का वक्त, यानी 125 साल भी अगर आप कहें, 105 साल उनके पास हैं, उस दौरान उन्होंने देश के लिए कुछ किया या नहीं किया, इस पर तो बहुत सारी डिबेट्स हो सकती हैं। देश को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या किया ये बिल्कुल सामने नज़र आता है। लेकिन किस तरह से ये माया रची गई जिसको वही लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नायक मान लिए गए जिन्होंने अभिव्यक्ति के से पहले आपकी जीभ तक काट ली थी। तो कल एक इलाहाबाद, माफ़ कीजिएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले ने बहुत सारी चीज़ें साफ की और मुझे लगा कि इस पर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मैं खबर पर जाऊं उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगी। आपको मालूम है कि इस देश में अपनी इमारत पर झंडा न लगाने के लिए, आज़ादी का झंडा न, तिरंगा न लगाने के लिए किस तरह से संघ को बहुत अरसे तक कांग्रेस के मुख्य निशाने पर रहे। और आप उन सब वामपंथियों, खास तौर से वो जो जाकर टीवी डिबेट्स में आपको दिखते हैं, उन सबको भी जब आप सुनते हैं तो वो सबसे पहला हल्ला यही बोलते हैं कि साहब इन्होंने तो ये आज़ादी का समर्थन नहीं किया, ये तो अंग्रेजों के वो थे, ये तमाम चीज़ें। मैं यहाँ किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे कोई ये है, क्योंकि इतिहास अपने से अपने आप को बता सकता है अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं वो। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि सीपीआईएम ने अपने कार्यालयों पर कब से झंडा फहराना शुरू किया, तिरंगा? उन्होंने कब पहली बार तिरंगा, उसके बाद 1964 के बाद कब फहराया, क्या आपको मालूम है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सीपीआईएम की केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया कि 75वीं स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2021 पर पार्टी कार्यालयों में पहली बार राष्ट्रीय तिरंगा यानी नेशनल ट्राइकलर फहराया जाएगा। यह भारत के विभाजन के बाद सीपीआईएम के गठन यानी 1964 के बाद ऐसा पहली बार था जब पार्टी ने इतिवृत्त में तिरंगा वापस फहराया। विशेषकर विमान बोस, जो लेफ्ट फ्रंट के अध्यक्ष, ने बंगाल सीपीआईएम मुख्यालय अलीमुद्दीन स्ट्रीट कोलकाता पर तिरंगा फहराया, जहां मोबाइल कमेटी सदस्य सलीम और सृजन चक्रवर्ती भी उपस्थित थे। फहराने में एक छोटी सी गलती हो गई। भाई फहरा रहे थे बहुत दिनों बाद, पहली बार फहरा रहे थे तो गलती होना स्वाभाविक है, आप मान लें। तिरंगा उल्टा फहराया गया था, जिसे तुरंत ठीक कर लिया गया। ये आपको मुझे लगता है कि ये पहली बार उस समय फहराया गया और इस पहल को पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा अगस्त 2021 के पहले सप्ताह में मंजूरी दी गई थी। मोहम्मद सलीम उस समय मौजूद प्रमुख नेता थे, लेकिन उन्होंने यह कदम सामूहिक रूप से नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया के रूप में मौजूद थे। ये मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये बात आपको कितनी बार ये मालूम थी, क्योंकि जिस तरह से इस बात को आपको मैं कहूँगा
कि ये मीडिया तक में बहुत छोटी छोटी खबरों के तौर पर आई, लेकिन अगस्त 16 2021 की मैं खबर हिंदुस्तान टाइम्स से पढ़ देता हूँ। आज की खबर पर हम चलेंगे। बहुत सारे लोगों को शायद ये उनको पहले खबर चाहिए होती, लेकिन मुझे लगता है कि पहले रेफरेंस दें, क्योंकि विश्लेषण में खबर का उतना ही अर्थ होता है। द CPIM वाज फॉर्म्ड इन 1964 आफ्टर ए स्प्लिट इन द CPI। द नेशनल flag was never raised at CPIM office in any state, although some of the frontal organizations of the party observe the custom life more the other partners of the left front. The Communist Party of India CPIM hosted the national flag's office in Bengal and other states in the first since the party formation in 1964. ये हिंदुस्तान टाइम्स 16 अगस्त 2021 का अखबार है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जब द CPI सेंट्रल कमेटी विच वर्चुअली मेट recently decided to celebrate the 75th Independence Day by hosting the national flag at its states and district office across India। जो उसने कहा था ये आज़ादी झूठी है। जब ये पहली बार आज़ादी हुई थी, जो ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, यानी जो ये कहते हैं दूसरे संगठनों पर इस तरह का आरोप लगाना, और यही आप सुनते हैं। आपको उन बहस में, चूंकि जिस तरह के आपको वो मीडिया के लोग वहाँ बैठे दिखते हैं, उनको जवाब देने से पहले उनको मालूम होना चाहिए कि है क्या, लेकिन आपको उनको बहुत खामोशी से सुनते हुए और उनको इस देश की आज़ादी के लिए वो जिस तरह से बाकी सबको कोसते हैं, उसमें ये कहानी आपको कहाँ है, क्योंकि ये आज़ादी के बाद भी स्वीकार नहीं किया गया था। आपको मैं कुछ और इस पर बोलने की सोच रहा था कि और बताऊंगा कि किस तरह से आज़ादी नहीं, इस देश को 17 टुकड़ों में बांटने के लिए अंग्रेज सरकार को बाकायदा ज्ञापन दिया था कम्युनिस्ट पार्टी ने। खैर, अब ये जो है, उस समय जब 47 में आज़ादी मिल गई तो आज़ादी मानी नहीं गई, क्योंकि स्टालिन ने भी मना किया, तो इसीलिए इस देश में आज़ादी मानी नहीं गई और कहा गया ये आज़ादी झूठी है, बुर्जुआ ने बुर्जुआ को दिया, इसीलिए आज़ादी झूठी। और आपको मालूम, शायद बहुत, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि सशस्त्र संघर्ष किया गया था इस देश के, उसमें 47 में तेलंगाना और वारंगल में सबसे पहला जो भारत को विद्रोही गतिविधि झेलनी पड़ी वो कम्युनिस्टों की वजह से। कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया था, किसके साथ मिलकर? रजाकारों के साथ, जिन्होंने हिंदुओं को काट दिया गया था, क्योंकि कम्युनिस्टों के पास जो बंदूकें मिली थी वो रजाकारों की दी गई राइफल्स थी, जिस पर बी मार्क। तो ये माफ़ कीजिए, मुझे लगता है कि मैं खबर से थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, लेकिन द CPM वाज फॉर्म्ड इन 1964 आफ्टर स्प्लिट इन CPI। द नेशनल फ्लैग वाज नेवर रेज्ड एट CPIM ऑफिस इन एनी स्टेट, ऑल्दो सम ऑफ द फ्रंटल, मैंने आपको बताया, द सेंट्रल कमेटी डिसाइडेड पार्टी विल ऑब्जर्व द 75th एनिवर्सरी हाईलाइटिंग द रोल ऑफ द कम्युनिस्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल और टू बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया एंड कंसोलिडेट। द सेंट्रल कमेटी सेड स्टेटमेंट ऑफ 9 अगस्त को दिया गया था, लेकिन उस पर यह नहीं बताया गया कि हिसाब क्या होगा। लेकिन फिर जो विमान बसु थे, उन्होंने सेंट्रल कमेटी के और चेयरमैन थे बंगाल लेफ्ट फ्रंट के, उन्होंने कहा रेज द रूफ ऑफ द स्टेट ऑफिस इज सेंट्रल, वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बिकॉज दिस इज 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस विदाउट गेटिंग इनटू द ओल्ड कंट्रोवर्सी। ये जो है, आप ये सोचिए कि जो संगठन ने आज़ादी नहीं मानी कि आज़ादी झूठी है, 15 अगस्त 1947 को उसने देश का स्वतंत्रता दिवस मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये देश की आज़ादी झूठी है। उसके बाद उसने इस देश में कभी तिरंगा नहीं फहराया उस CPIM ने, जिसने लगातार 21-30 साल तक बंगाल में राज किया। बंगाल के लोगों को, मैं जब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मैं अक्सर जब हम लोग वहाँ कवर करते हैं तो इस पर बहुत सवाल होता है, वो हमको ये बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मतलब कि अभिव्यक्ति क्या होती है, ये बाकी के लोग कैसे समझेंगे, बाकी देश कैसे समझेगा, इन सब के साथ। लेकिन ये उसका जवाब है। ये 31 साल तक लगभग, मुझे लगता है 2011 तक, 77 से लेके 2011 तक, आप जिस तरह भी जोड़ लीजिए, 34 साल जोड़ दीजिए, जितने भी सालों का ये राज रहा है, उस राज में आप ये समझिए कि उस पार्टी के मुख्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था, लेकिन वो पार्टी सत्ता संभाल रही थी, उसको लोग वोट कर रहे थे। ये एक आज़ादी और अभिव्यक्ति की बात है। कल जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है, हालांकि उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की फिर निंदा आ गई है, टिप्पणियाँ आ गई हैं, लेकिन वो जो मुझे लगता है कि जस्टिस रविंद्र घुगे
और गौतम अखंड की जो पीठ ने कल याचिका पर एक पर जो खारिज की है, वो मुझे लगता है बहुत ही चीज़ों पर से, और इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर लेकिन कभी भी आपको मैं ये देखता हूँ, आप कभी भी किसी भी उस पर जाइए नेशनल चैनल पर, जहाँ CPIM या CPI या लेफ्ट की तरफ से कोई आदमी बैठा होगा, उसको कभी भी आप इन सवालों के घेरे में देखेंगे वो उछल कर दूसरों को कह रहा होगा, क्योंकि यही ताकत उसने अर्जित की है, यही इकोसिस्टम क्रिएट किया। और मीडिया के अंदर जिस तरह की मैं कई बार आपको अजीब भी लगता होगा, लेकिन जब मैं कहता हूं कि झूठ के साथ जिंदा रहने वाले लोगों को सच कभी बर्दाश्त नहीं होता, जैसे कि आप कभी अंधेरे कमरे में बैठे हों और अचानक रोशनी आ जाए तो आंखें बंद हो जाती हैं, उस तरह से सच के सामने अक्सर मैंने लोगों को देखा है, क्योंकि ये ऐसे सच हैं जो इस देश के इतिहास के पन्नों से उनको गायब किया जाता है और एक नया नैरेटिव गढ़ा जाता है। तो आप ये सोचिए, जो पार्टी ने कभी इस देश को आज़ादी नहीं माना, इस देश का तिरंगा नहीं फहराया 21 तक, 2021 तक, अगर मान लीजिए 1964 से बनी हुई पार्टी का 2021 आप सुन सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि उस पार्टी का क्या मतलब होगा आपकी आज़ादी की लड़ाई में, आपके जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई क्या होगी। और उसके बाद आप ये गौर कीजिए 67 से क्या शुरू होता है, नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू होता है, जिसमें हजारों लोगों की हत्याएं, इस देश में आज तक नक्सल की समस्या वहीं से पैदा हुई 67 से। खैर चलिए, हम लोग कहते हैं कि इस पर जाते हैं। उन्होंने एक याचिका थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कथित नरसंहार के खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए पुलिस के इनकार को चुनौती दी गई थी। जस्टिस योगी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हजारों मील दूर के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय भारत को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर केंद्रित करना चाहिए। पहले यहाँ की सोचो, देशभक्त बनो। ये चीज जो सबसे बड़ी लड़ाई, जो सबसे बड़ा शब्द है कि देशभक्त बनो, कहीं ना कहीं से जो ये हाई कोर्ट से जो अलग अलग, मैं बार बार बोलता हूं कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में अब आपको कुछ ऐसे फैसले दिख रहे हैं जो लगता है कि सच के करीब आते हैं, जो दिखते हैं कि वो इकोसिस्टम टूट रहा है। समय बहुत लगा, इस देश को नुकसान बहुत हुआ, और ये देश अभी भी, आज एक बहुत अच्छा शब्द है, जो सांस्कृतिक अनाथों की एक पीढ़ी पैदा हो रही है, जो जिस तरह का धर्मांतरण का जो ये पूरा तरफ चल रहा है। आप देखिए कि कट्टरवादी या उसमें जो जहन पर नकाब पहनना, हलाला, ये तमाम चीज़ों के लिए वो जो खुलेपन से जिस परिवार ने खुलापन दिया उसको इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो उनको नकाब पहनने नहीं देता, क्योंकि वो हिंदू हैं। उनको नमाज नहीं अदा करने देता 5, क्योंकि हिंदू रूढ़िवादी है, लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ना आज़ादी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बार बार फिर बातें वहीं जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा, शुक्रवार को पीठ ने सुनाए हुए फैसले में कहा, हमारे देश में पहले से बहुत समस्याएं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा, आप सभी अदूरदर्शी हैं। आप गाजा और फिलिस्तीन की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। अपने देश को देखिए, देशभक्त बनिए। ये देशभक्ति नहीं है, आप भारत में पंजीकृत संगठन हैं। आप कचरा, डंपिंग, प्रदूषण, सीवरेज जैसे मुद्दे उठा सकते हैं। हम तो बस उदाहरण दे रहे हैं, आप इन मुद्दों पर नहीं बल्कि देश में हजारों मील दूर हो रही किसी घटना का विरोध कर रहे हैं। किसी न्यायालय ने प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए विदेश नीति पर होने वाले प्रभाव की ओर इंगित करते हुए कि आपको पता नहीं इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आपको ऐसा क्यों करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इससे विदेशी मामलों पर क्या फर्क पड़ सकता है। मुंबई पुलिस ने, दरअसल कारण क्या था ये भी जान लीजिए। मुंबई पुलिस ने 17 जून को अखिल भारतीय एकजुटता संगठन द्वारा गाजा नरसंहार के खिलाफ आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने के लिए दायर आवेदन को भारत की विदेश नीति पर चिंताओं का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस अस्वीकृति को लेकर, दरअसल उसके इतने ज़्यादा टेंटकल्स हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग एनजीओज और ये सब चीज़ें, ये उस इकोसिस्टम को ताकत देने के लिए बनाई गई हैं। तो वो जो है उन्होंने खारिज कर दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट इसको लेकर पहुंच गए हाई कोर्ट, और उनके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने तर्क दिया कि पुलिस ने 2 मुख्य आधारों पर आवेदन खारिज कर दिया कि यह विरोध भारत की विदेश नीति के खिलाफ है और इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया, भले ही विरोध प्रदर्शन विदेश नीति के विरुद्ध हो, नागरिकों को निर्दिष्ट स्थान पर प्रदर्शन करने का अधिकार है। कानून व्यवस्था को उस अधिकार से वंचित करने के कारण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कानून व्यवस्था बाकी सब जगह और हो सकती है, लेकिन साहब कानून व्यवस्था का उदाहरण इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि हजारों मील दूर एक देश में जो हो रहा, नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। आप ये समझिए, कई बार मैं ये चीज़ों को समझा, नरसंहार जेनोसाइड का एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है।
बाकायदा इसराइल के ऊपर वो जानबूझ के तमाम मीडिया, अखबार और उन सब की हेडलाइंस और उनके बाईलाइन समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसको देखिए। नरसंहार कोई ऐसा शब्द नहीं जिसको कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर देगा। वो एक स्पेसिफिक वर्ड है जो जिसमें दिखाया जाता है कि किसी एक रेस को, किसी एक जाति को समूल नष्ट करने के लिए किया जाने वाला जो विवेकहीन नरसंहार, जो हत्याएं होती हैं, जो सफाया का अभियान होता है, वहां आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में, यूक्रेन का उदाहरण आपकी आंख के सामने है कि यूक्रेन में ऊपर से अगर हमला होता है रशिया का तो लोग बंकर में घुसते हैं, सैनिक सड़कों पर आते हैं। उन लोगों ने कहा हुआ है कि आपको बंकर में जाना है, हमको सड़क पर रहना है। गाजा देखिए, गाजा में हमास बंकरों में रहता है, नागरिकों को ऊपर है और वो आके बाहर प्रदर्शन करते हैं। और अगर वाकई नरसंहार होता तो जो ये लाखों लोग बचे हुए उनको कौन छोड़ता, क्योंकि उसकी एयर पर तो पूरा कंट्रोल है, उसका कंट्रोल है, इजराइल का पूरा कंट्रोल है उस वॉर पे। अगर आप देखेंगे हमास कहीं घुस गया, हमास दिख नहीं रहा, उसके रॉकेट नहीं दिख रहे, उसके वो हत्यारे आतंकी नहीं दिख रहे जो बच्चों को ओवन में भून देते हैं, वो नहीं दिख रहे। लेकिन आप ये देखिए यहां नरसंहार लिख रहे हैं, क्योंकि शब्दों को आपके देश में अर्थों के बिना मार दिया गया। आप किसी भी झूठ के साथ जिंदा रहने की आदत बना ली। आपको लगता है उत्तेजनात्मक बातें और वो सब चीजें आपको एक एड्रेनलिन दे देंगी, लेकिन आपको सच से दूर ले जाती हैं। और जब सच आता है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। भेड़िया आ ही जाता है तो भेड़िया आया आया कहने वाले के पास कोई अदर नहीं। ये आपको हर जगह, ये सब लोगों को, जो भी लोग सुनते हैं उनके लिए भी है और जो लोग उसको नहीं। लेकिन वो जो है माकपा पॉलिट ब्यूरो ने, अब इसका क्या हुआ कि माकपा पॉलिट ब्यूरो ने कहा कि उन्होंने फलस्तीन और उस पर उन्होंने कहा था कि ये भारत सरकार का काम है। जस्टिस ग्रेगर ने कहा कि आप ऐसा मुद्दा क्यों उठाना चाहते हैं जिससे देश को किसी एक का पक्ष का समर्थन करने की स्थिति में नहीं लाए। आपको मालूम नहीं कि इससे कितनी बड़ी कूटनीतिक गड़बड़ी हो सकती है। हाल में हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये मामला हमारे आम नागरिकों से जुड़ा हुआ नहीं, तो हम क्यों इस पर अपना समय बर्बाद करें। ये इस पार्टी को सीधे तौर पर कहा गया। ऐसा शायद कम्युनिस्ट पार्टियों ने ऐसा सुना नहीं होगा, उनको ये शब्द कैसा लग रहा होगा मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ब्यूरो ने, पॉलिट ब्यूरो तुरंत आ गया, क्योंकि उसके पास जनता का वोट कहीं नहीं है। केरल में एकमात्र बची हुई सरकार है, इसके अलावा वो सब जगह से साफ है। क्योंकि उसकी हिंसा के बारे में लोग जानने लगे, जो समझ गए कि उनका नागरिक अधिकारों से दूर का कोई रिश्ता नहीं। इस देश में बंगाल का वो इतिहास का चैप्टर जो सब इस देश के इकोसिस्टम ने छिपाया है, त्रिपुरा का सच जो इस देश के इकोसिस्टम ने छिपाया है, उसके बारे में लोग सोशल मीडिया से जानने लगे। मैं तो आपको बता चुका हूं कि जब मैं पहली बार त्रिपुरा गया तो मेरे मन में सबसे पहले एक शख्स से मिलने का ख्याल आया था जो साइकिल पे चलता है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी पत्नी सेक्रेटरी है, वो लेकिन खुद से सब्जी खरीद के लाती है बाजार में। इस तरह से वो घूमते हुए मिलता है रिक्शा पे। तो मुझे लगा कि ऐसा मुख्यमंत्री, उससे तो मिलना चाहिए। थकान, लंबी यात्रा, उससे कोई लेना देना नहीं, सीधा उसके घर पहुंची। उसके घर की सड़क पर जाकर मैं कैमरा नहीं निकाल पाया था। उसके घर की सड़क पर, जो घर की सड़क से लगभग 100 से 150 200 मीटर चौड़ी सड़क है, चूंकि 2 हाईवे बाकायदा उसके घर के सामने सिक्योरिटी लैब्स है, फिर उसके बाद एक सर्विस लेन है, फिर उसके बाद पौधों की लेन है, पूरी की पूरी जो ग्रीन वो है, उसके बाद फिर मेन रोड का 1 वे है, उसके बाद फिर दूसरी बीच का डिवाइडर है जिसमें फिर पौधों की लेन है, उसके बाद फिर दूसरी लेन है जो सड़क पर होती है जो अपोजिट जाने वाली रोड है, उसके बाद फिर नाला है, उसके बाद फिर एक लेन है। ये इतना लंबा चौड़ा उसके घर के सामने, मुख्यमंत्री आवास के सामने, और उसके सामने कैमरा नहीं निकालने दिया गया था। जिसको आप कह रहे थे, जिसको मैंने अखबारों में पढ़ा कि वो साइकिल पर चलता है, वहां जाके पता चला कि वो शायद ही किसी को दिखाई देता है। वो इस तरह का मुख्यमंत्री, उसको इस तरह से, मतलब मैंने इतने सालों तक पत्रकारिता में काम किया। मैं इससे पहले वाले चुनाव में जब पहली बार गया था, मैं तो दोनों चुनाव कवर किए हैं, तो मैं जब उस पहले चुनाव में गया तो मैं समझ नहीं पा रहा था। जब बीजेपी सत्ता में आई, पहली बार विप्लव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये झूठ कैसे निरेट किया गया। वो हंसने लगा। मतलब आप सोचिए, उसकी डेथ होगी, बीरेंद्र सिंह या कुछ इस तरह करके, जो उस समय सीपीआई का पॉलिट ब्यूरो का वहाँ जनरल सेक्रेटरी था, वो हंसने लगा जब मैं उसके दफ्तर में जाकर कहा। उसने कहा कि यही सोच के आए होगे ना तुम लोग कि साहब वो मुख्यमंत्री साइकिल पर चलता है, तुम्हारे अखबार झूठ लिखते हैं। ये इस देश के इंग्लिश अखबारों ने क्रिएट किया हुआ था।
ये सब। तो ये झूठ जो है वामपंथियों से बेहतर कोई बुन नहीं सकता है। उस झूठ को इस कोर्ट ने कहा, तो मैं उनकी टिप्पणी, उन्होंने कहा, पार्टी ने कहा, अदालत ने हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाने की हद तक कदम उठाया है। तिरंगा न फहराना किस किस देशभक्ति में आता है? चीन को नहीं, भारत को एग्रेसर कहना किस उसमें आता है? चीन का पक्ष लेना भारत चीन के युद्ध में किस उसमें आता है? इस देश के टुकड़े करने का प्रस्ताव किस उसमें आता है? इस देश की आजादी के खिलाफ लड़ने का प्रस्ताव किसमें आता है? ये सब बात करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि पीठ को, देखिए उन्होंने पीठ को क्या कहा, विडंबना यह है कि पीठ को ना तो संविधान के उन प्रावधानों को पता है जो किसी राजनीतिक दल के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, नहीं हमारे देश के इतिहास, हमारे लोगों की फिलिस्तीनी के साथ एकजुटता और मातृभूमि पर उनके वैध अधिकार का। इन टिप्पणियों से केंद्र सरकार के प्रति स्पष्ट राजनीतिक पूर्वाग्रह नजर आता है। यह अब तथ्य भी उजागर करता है कि पीठ को इजरायली कार्रवाई की विश्व स्तर पर निंदा का एहसास नहीं है। अब वो कोर्ट को, चूंकि इन दोनों कोर्टों के जजों को ये समझाना चाहते हैं कि संविधान वही है जो वो कह दें, जो बीजिंग या मास्को से चल के चला है वो संविधान है, उसको मानिए, वरना तो कुछ नहीं है। उस संविधान का कोई मतलब नहीं है। जिसको अब आपको मैं, चूंकि ये अब इस पर बहुत ज़्यादा होगा, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर मामला आने वाला है, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट, मैं अभी से बता देता हूँ, वो इन टिप्पणियों को हटाने की बात करेगा, क्योंकि ये टिप्पणियाँ कुछ ज़्यादा उसको लगेगा। लेकिन ये एक चलती हुई चिंगारियाँ हैं, आपको अलग अलग जगह दिखेंगी। आप में से बहुत सारे लोग लिखते हैं कि लेकिन बाकी हाई कोर्ट क्या है, ये क्या है। आप आज से 10 साल पहले का अनुमान लगाइए, तब कोर्टों के अंदर आपकी आवाज़ कहाँ होती थी? तब इस तरह की कोई आवाज़ का कोई अर्थ नहीं होता था। पुलिस को डांट पड़ सकती थी, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई विरोध प्रदर्शन का हक नहीं है, आपको विरोध प्रदर्शन का पूरा हक है, क्योंकि अगर आपके विरोध प्रदर्शन को रोक दिया जाएगा तो वही होगा जो कम्युनिस्टों पर हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो सब क्या करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का। लेकिन ये जो देश का नरेटिव है, ये भी समझ में आने की ज़रूरत है, ये भी टूटने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस देश में हम लोगों ने एक ऐसे सिस्टम को देखा है जो उनके हर एक झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में लगा हुआ है। उस पूरे लेफ्ट के आइडिया को आप सोचिए, तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप फील्ड पर जाकर उनको समझते नहीं हैं, जब तक आप उनको देखते नहीं हैं। क्योंकि अभी जो जिस चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो तो आपको रोज़ दिख रहा है, वो तो आप टीवी पर, यूट्यूब पर, सब पर देख रहे हैं। तब आप क्यों नहीं समझ पाते हैं कि उस सच को? क्यों? क्योंकि वो एक, मैं उसमें से कुछ किताबें वैसे बहुत सारी थी जिन पर मैं आपके साथ पढ़ता, लेकिन वास्तव में मैं उसके थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ। वो बहुत बड़ी किताबें हैं, उस पर इतिहास में इतना है सच, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शायद जुगुप्सा हो जाए कि ये किस तरह के हिस्ट्री को हम देख रहे हैं। वास्तव में रूसी साम्यवादी तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने भारत की आज़ादी को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके कारण कॉमिनफर्म, यानी भारत में जो कम्युनिस्ट है, हर हाल में भारत में साम्यवादी सरकार का गठन करना चाहता था। 15 अगस्त 1947 के बाद के भारत को औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शक्तियां, अमेरिका और ब्रिटेन का पूंजीवादी विस्तार बताया गया। पंडित नेहरू की सरकार को बुर्जुआ सरकार घोषित कर दिया गया और साम्यवादी दुनिया ने इसको इनकार कर दिया तब तक मान्यता देने से जब तक कि साम्यवादी रहा, यानी कम्युनिस्ट सरकार, एक दलीय व्यवस्था बहाल ना हो जाए। आज़ादी के बाद के कम्युनिस्ट की स्थिति को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, आज़ादी से पहले आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए भारत विभाजन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था। जो लोग लगातार, चूंकि मैं हमेशा आपको हंसता हूँ, आप भी पता नहीं आप कैसे देखते होंगे, कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ताओं का, मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के पहुँचते हैं वहाँ, उन लोगों को एक दो अच्छे प्रवक्ताओं को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ ये राइट, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं जनता को तय करना है, जनता का फैसला ही सबको स्वीकार्य होना चाहिए। और अगर आप जो इस पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इसको देखें कि ये जो सुधांशु त्रिवेदी हैं या एक दो और हैं, और मैं आनंद रघुनाथन को अक्सर सुनता हूँ जिनको फैक्ट्स पर डिबेट करने का एक अच्छा फ़ख्र, मैं कहता हूँ कि उन पर सुनना भी अच्छा लगता है। उनके साथ मैं जब डायलॉग के लेक्चर्स में जाता हूँ, जब वो होते हैं उनके कॉन्क्लेव, तो मुझे लगता है कि वो कुछ लोगों को कम्युनिस्टों की हकीकत का मालूम है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो वहाँ बैठकर उन पर सवाल उठाते रहते हैं और ये डिफेंसिव खेलते रहते हैं।
उनको, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं, वो वहाँ पहुँच गए, उनको मालूम है जनता ने वोट दे दिया, अगली बार फिर दे देगी, नहीं देगी तो फिर कोई बात नहीं, कोई दूसरा मोदी जब आएगा तब बात कर लेंगे, इसमें क्या है, सत्ता आना है तो आ जाएगा, इतने दिन में अगर हमको मौका मिल गया तो हम ले लेंगे, नहीं तो बाद में देख लेंगे, वो सब चलता है। उनका कोई नैरेटिव से, वॉर से कोई हिस्सा नहीं है, आप नहीं समझ रहे। ये लड़ाई जो है, पहले प्रधानमंत्री मोदी अकेले उस पर लड़ा, जिसके साथ अमित शाह एक सहयोगी के तौर पर है, कुछ लोग और हैं। उसी तरह से फिर ये लड़ाई अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ अपने कंधों पर, उसके बाद आप हेमंत बिस्व शर्मा अपने कंधों पर, जो ये लोग लड़ रहे हैं ये अपने अपने कंधों पर है। इनको, आपको लग रहा है कि इनके अलावा जो इनका सहयोग कर रहे हैं उनको कोई नैरेटिव्स की पकड़ है, तो ये मुझे थोड़ा शक है, आपको याद हो सकता है। दरअसल उसके बाद ब्रिटिश सरकार के समक्ष 1940 को भारत को 17 टुकड़ों में बांटने का सुझाव पेश किया था, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सोच थी कि भारत के बिखरते ही किसी प्रांत में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था की बहाली के बाद अन्य प्रांतों में या तो खूनी क्रांति के जरिए या संसद के रास्ते, समाजवाद के रास्ते चलकर साम्यवादन शासन की स्थापना कर ली जाएगी। इसीलिए पीसी जोशी ने आज़ादी से पहले त्रिस्तरीय सुझाव पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी के आक्रामक युवा पीढ़ी ने इसे समझौतावादी फॉर्मूला मान के खारिज कर दिया और ये आज़ादी झूठी है का नारा देते हुए सशस्त्र क्रांति की कोशिश में जुट गए। उन्होंने कहा था कि ये 3 स्तरीय है, मैं उसको नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के समर्थन, उसके अंदर और बाहर बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी बैठक में कहा था कि मुस्लिम लीग में बड़ी संख्या में साम्राज्यवाद विरोधी और स्वतंत्रता के समर्थक युवा मुसलमान शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में कामगार और किसान भी शामिल हैं। सभी कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण हैं, करीब है, इन्हें समय आने पर अपने साथ शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये 3 स्तरीय मैं फिर भी बढ़ा देता हूँ, चूँकि आप बाद में सबसे पहले इन्हीं की सफाई हुई, इनकी कटाई हुई, आप ढूंढते रहिए जो इस्लामिक रूल्स हैं उन कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट कहाँ हैं, आपको काफ़ी ढूंढने के बाद शायद कहीं किताबों में एक आध शब्द मिलेगा का लिखा हुआ, बाकी सब मयूनिस्ट भी हटा दिया गया होगा, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ने इन्हें मिलाकर संयुक्त मोर्चा बनाने की रूपरेखा तैयार की, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व नेहरू वाला प्रगतिशील तबका, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हो, जिससे वे स्वतंत्रता की लड़ाई, इसे नाम दिया था द ग्रेट नेशनल कांग्रेस एंड द इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीग। लेकिन भारत की जो एक आज़ादी मिलने के एक ही महीने बाद दुनिया भर की साम्यवादी सरकारों के गठन के लिए जिस कॉमिनफर्म की बैठक में दुनिया को 2 हिस्से में बांटकर राजनीति का निर्माण किया गया था, उसमें ये कम्युनिस्ट पार्टी की योजना अनुकूल प्रतीत नहीं हुई और उनको जो है ये कहकर कि स्वतंत्रता को कि यह आज़ादी झूठी है कहकर पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी भारत की पहली सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के लिए आक्रामक रूप अख्तियार करने पर जोर दिया गया। इससे पहले उन्होंने सबसे पहले पीसी जोशी को हटाकर किसी आक्रामक नौजवान को महासचिव बनाने का प्रस्ताव रखा, जो चीन की खूनी राह पर चलकर भारत में एक दलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना कर सके। इसके लिए बीटी रणदीवे की ओर पार्टी ने रुख किया। आक्रामक स्वभाव के रणदीवे 1943 में पार्टी केंद्रीय समिति में शामिल हो चुके थे। 1946 के नौसेना विद्रोह के समर्थन में देश में हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका। पार्टी के अंदर जोशी को हमेशा चुनौती देना था। उनका कहना था कि आज़ादी झूठी है, हम पहले की तरह साम्राज्यवाद में बढ़े हैं। भारत के स्वतंत्र होने जाने की बाद देश के बुर्जुआ द्वारा हमारी आंखों पर पर्दा डाला गया है। ये नेहरू अमेरिकी साम्राज्यवाद का दौड़ता कुत्ता है। यह है कम्युनिस्ट पार्टी का, यह काम नहीं किया हुआ है और इसी के बाद वो हुआ और आपको मालूम है फिर तेलंगाना में क्या हुआ। उसके बाद फिर कभी मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन अभी तो मैं चूँकि आज और भी 2 बड़ी अच्छी खबरें मुझे लग रही थी कि एक खबर हमको देखना था कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए, उनके नाम अब चले गए। अब SIR उन्होंने डस्टबिन में फेंका आपने विपक्षी सांसदों को, और चुनाव आयोग ने उन 65 लाख फर्जी वोटर्स का उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया विद रिकॉर्ड के साथ। तो ये जो है एक चुनाव पर होगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वहाँ किस तरह से इस समय हालांकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय तो वो सदन में तो सबसे बेहतरीन हुआ है। चूँकि कल राबड़ी देवी हाय हाय कर रही थी तो उन्होंने खड़े होकर कहा ये खाए खाए कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर भी बात होगी, लेकिन फिर उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके बाद मैं योगी आदित्यनाथ किस तरह से अब बिजली वाले मसले पर आए, क्योंकि अमरीश शर्मा की वो जो चिल्लाहट समझ में आ रही थी, वो लग रहा था कि इस पूरे मसले पर योगी आदित्यनाथ ने शायद कोई कदम उठाया था, शायद बुलाकर डांटा था। अब ओपनिंग हो गई है, इसीलिए उस पर भी बातचीत करने के लिए एक दूसरा वीडियो होगा। इसके लिए अभी इतना ही। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कल हम लोगों ने जो एक नई पहल शुरू की धीरेन्द्र डायलॉग पर, किस तरह से एक पहले कवि के तौर पर श्रीकांत वर्मा की कविताएँ
हमने शुरू की हैं, तो आपसे अनुरोध है कि उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम उस पर आपको और अलग से अच्छा कंटेंट दे सकें। और मेरी एक ही ज़िद है कि चलना है, सच की राह पर चलना है। कोई भी मुझे कुछ कहे, उससे मुझे नहीं, आपके सहयोग की दरकार है। नमस्कार।